सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री। दिस इज कृष्णा। कल वाली वीडियो जो आप सभी ने देखी, उसे शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 5 ऐसे मेजर टेकन स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब ये 5 स्टेप्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? उनमें से 2 ऐसे शब्दों का प्रयोग उन 5 स्टेप में मिलेगा आपको, जिसे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इस पे 5 स्टेप कौन कौन से लिए गए हैं एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि वो कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल समझौता, पहला, इसे तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। याद रखिएगा, सस्पेंड की बात कही गई है। कहीं कहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं एंड हो गया, भारत ने खत्म कर दिया समझौता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्पेंड और एंड में अंतर है। खत्म नहीं किया गया है, उसे स्थगित किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट, इसे अटारी बॉर्डर के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसमें से जो आवागमन था उसे तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा योजना, अब ये आप समझिएगा, सार्क वीजा छूट योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत भारत यात्रा करने की अनुमति अब नहीं है। जो लोग इस योजना के तहत भारत में यात्रा कर रहे थे उन्हें 48 घंटे के भीतर भीतर भारत छोड़ने के लिए बोला गया है। भारत छोड़ने के लिए उन्हें बोल दिया गया है। अगला है, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य और नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब वो यहां नहीं रुक सकते, उन्हें जाना ही होगा। ठीक है, अगला, उच्चायोगी की कुल संख्या वर्तमान में 55 से घटा करके 30 कर दी गई है। अब ये क्या है 55 से घटा करके 30? देखिए, पाकिस्तान जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग है उसमें 55 लोगों की जो 55 लोग जो काम कर रहे थे उनकी संख्या अब 30 कर दी गई है कि 30 लोगों से ही आपको काम चलाना है, ज्यादा लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमारे हमारा जो उच्चायोग है पाकिस्तान में, वहां से सभी लोगों को वापस बुला दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो है पहला ये। अब आपके प्रीलिम्स चूंकि आने वाले हैं, बहुत कम समय आप सभी के पास बचा हुआ है, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा एक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इस पूरे स्टेप में पहला स्टेप जो लिया गया है वो है सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे सस्पेंड किया गया है। क्या थी इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा। ठीक है, ये दोनों मिल करके इस ट्रीटी को साइन करते हैं 1960 में। और ये समझौता होता है कि संधि में सिंधु बेसिन वाली 6 नदियां, जिन्हें एक शॉर्टकट फॉर्म में सीझे चेरा व्यास भी कहा जाता है, ठीक है, 6 नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये बेसिकली आप इधर एक फिगर देख पा रहे हैं, 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग हैं? पूर्वी नदियां, जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज, ये 3 नदियां आती हैं, ये भारत के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में रहेंगी। वहीं अगर पश्चिमी नदियों की बात करें तो सिंधु, चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान को आवंटित की गई, लेकिन भारत का सीमित अधिकार, लगभग 20% हिस्सा इसका भारत अपनी कुछ दैनिक आवश्यकताओं या किसी इमरजेंसी में यूज कर सकता है इनका पानी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टेंशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को हमेशा यही डर लगा रहता है, बेसिकली उसके पास हमेशा यही होता है कि जब भी कोई बात होती है तो हमारा पानी रोक देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। भारत पश्चिमी नदियों का 20% पानी रोक सकता है, ये उसके पास राइट है। कोई भी रीजन हो सकता है उसे, अगर छोटी मोटी कोई काम है, हाइड्रो पावर प्लांट बनाने हैं या ऐसा कुछ करना है सिंचाई के लिए, तो उसके लिए 20% पानी पश्चिमी नदियों का, जो कि किसको आवंटित है, पाकिस्तान को, उसे रोक सकता है। ठीक है, अब समझना यह है कि इससे क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम सब बहुत आक्रोश में हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के मतलब गुस्से में हैं कि भाई हमें भी वैसे ही करना चाहिए, खत्म कर दो। बहुत से लोग, तो मैं ट्वीट देख रहा था कि बिल्कुल घुस जाओ, पाकिस्तान खत्म कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस तरीके से काम नहीं करते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हाँ ठीक है हम जाकर के सब खत्म कर देंगे। इसमें सिंपली करना क्या होता है, देखिए किस तरीके से इंडिया ने बहुत ही बोल्ड मूव लिया है। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। ठीक है, सस्पेंड करने का क्या रीजन था वो आपको पता है, लेकिन होगा क्या ये जानना है ज्यादा जरूरी।
जानते हैं कि इससे होगा क्या, अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है तो होगा क्या। अब जानकारी के लिए आप ये भी ध्यान रखें कि भारत का भाखड़ा लांगल बांध सतलुज पर और रणजीत सागर बांध जो है आपका रावी पर बना हुआ है। ठीक है, ये दो नदियां ऐसी हैं जिस पर भारत ने अपना बांध बना रखा है। पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली का लगभग 80%, पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली की 3 नदियां जो उसके हिस्से में है, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन पर निर्भर करता है। अब जिसकी कृषि, जिसको पानी 3 नदियों से 80% मिल रहा हो, उस पर अगर कोई रोक होगा तो आपको पता है क्या होने वाला है। पंजाब और सिंध प्रांत जो कि बेसिकली पाकिस्तानी इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उस पर सूखा पड़ेगा क्योंकि पानी अब हम उतना रिलीज नहीं करेंगे। हाँ, देखा जाए तो हम इसे ये नहीं कह सकते थे कि इंडस वाटर ट्रीटी अब कैंसिल हो गई पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमें प्रेशर पड़ेगा भारत पे। हाँ, ये भी जरूरी है। पाकिस्तान इसके लिए क्या करेगा, पाकिस्तान इसके लिए क्या करने वाला है भाई, वो सीधा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भाई देखो हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमारा पानी की सप्लाई रोक दी गई है, भारत तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, है ना, हमारे यहाँ सूखा पड़ जाएगा। और यही चीज ठीक कुछ दिन पहले आपको पता होगा जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो उसका भी ब्लेम हम ही पे लग गया। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेसिकली कोई हथियार होते नहीं है किसी चीज को समझाने के लिए। ठीक है, तो उसको सिंपली क्या करना होता है, सेना ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सेना ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, कुछ भी हुआ उठा करके बोल देना है कि भारत ने किया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इससे इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है कि इनकी अर्थव्यवस्था जो है, अभी गर्मियां आने ही वाली हैं, धीरे धीरे गर्मियां बढ़ेंगी, पानी की कमी होगी, तो इनको समझ में शायद तब आए कि जो काम इन्होंने अब किया था, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, ये टेरर फंडिंग करते हैं, खुद का पूरा का पूरा देश तो खुद ही टेरर फंड बना रखा है। इनकी मान्यता ये है कि जो हमने सांप पाले हैं वो तो हमारे बगल वालों को ही डसेंगे, हमें तो कभी डसेंगे नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इससे होने क्या वाला है, ये पूरा का पूरा सिस्टम अब इफेक्ट होगा और पाकिस्तान पानी के लिए अब धीरे धीरे तरसेगा। जब तक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन में जाकर के जगह जगह जाकर के अपनी आवाज उठाएंगे, तब तक एक लंबा समय लगेगा, उस लंबे समय तक इनको तो वेट करना पड़ेगा। ये काफी बोल्ड मूव था मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का, और अच्छा है, ये काफी सही है। ठीक है, दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये आया है कि जो सार्क वीजा छूट योजना है, बेसिकली सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम बोला जाता है इसे, ये है क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे, देखिए सार्क वीजा छूट योजना 1992 में शुरू की गई थी। ठीक है, लेकिन 1988 में जब 4th राउंड हुआ था सार्क का, तो उसमें इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि हम एक ऐसी योजना बनाएं जिससे सार्क सदस्य देशों के आपस में लोक संबंध एक दूसरे को समझ सके, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, और उसके लिए ये योजना बनाई गई थी। अब ये योजना है क्या, सार्क के सदस्य देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे शुरू किया गया था कि भाई जो सार्क के सदस्य देश हैं ये एक दूसरे में निर्बाध रूप से यात्रा कर सकें, एक दूसरे की जगह घूम सकें, एक दूसरे का कल्चर समझ सकें, इसके लिए बनाया गया था। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। ठीक है, वहीं अगर, अच्छा, शार्क बेसिकली हिंदी वाले दच्छेस कहते हैं इसे। ठीक है, दच्छेस के नाम से भी आप जानते हो इसे। इसकी सूची में पात्र व्यक्तियों की 24 श्रेणियां, इसमें 24 श्रेणियां यानी कैटेगरी बनाई गई शामिल है, जिसमें गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी और व्यवसायी, पत्रकार और खिलाड़ी ये बेसिकली ट्रैवल कर सकते हैं सार्क के किसी भी देश में। ठीक है, अच्छा, ये जो था ये बेसिकली 1 साल के लिए मान्य है। ठीक है, कि 1 साल तक ऐसा हो सकता है। 2015 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। 2015 में इसमें संशोधन किया गया, भारत द्वारा यह कहा गया कि जो पाकिस्तान के बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ा व्यापार करते हैं, उनका व्यापार का बड़ा हिस्सा भारत के साथ होता है, उनके लिए थोड़ी रियायत दी गई, थोड़ी छूट दी गई, और उनसे कहा गया कि अब ये आप 3 साल तक बेसिकली इस वीजा पे हमारे यहाँ आ जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से, हालांकि इसकी सूची में पात्र व्यक्तियों के बारे में आप जान गए, या नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होता। अब ये क्या है सर, समझिए। देखिए, भूटान और नेपाल, बेसिकली नेपाल में तो आने जाने के लिए, भूटान आने जाने के लिए, भूटानी और नेपाली आने जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो स्कीम हमने इनको दी थी वो सारी की सारी चीजें अब निरस्त हो गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सार्क वीजा छूट योजना के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज रखें कि ये योजना कब शुरू की गई थी, क्या था। मैंने आपको सारी चीजें यहां लगभग बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद
हर वीडियो में मैं आपसे बताता हूं कि हम हर वीडियो के लास्ट में, हर पीपीटी के पेज के लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कुछ प्रीलिम्स और मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते हैं। इस क्वेश्चन को जो हमने पीछे प्रीवियस डिस्कस किया उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित की गई थी। भारत को पूर्वी नदियों यानी कि ब्यास, रावी और सतलुज पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारत को पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम पर किसी भी प्रकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, यानी कि उसके पानी को किसी भी प्रकार से उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3 तीनों? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप सभी इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सार्क वीजा छूट योजना यानी कि सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना को 1992 में शुरू किया गया था। यह योजना केवल भारत और पाकिस्तान के बीच छूट लागू करती है। यह योजना सभी सार्क देशों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3 तीनों? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करिए। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज हम धीरे धीरे आपको पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।